छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। राजनांदगांव, कांकेर, महासमुंद में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें राजनांदगांव लोकसभा सीट में बीजेपी और कांग्रेस की साख दांव पर लगी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनावी मैदान में उतरने के बाद अब बीजेपी इस सीट में बाड़ाबंदी करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, डेप्यूटी सीएम अरुण साव चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं में अमित शाह 6 अप्रैल को कवर्धा में जनसभा करने जा रहे हैं। ऐसे में सीट पर अब सबकी नजर टिकी हुई है। राजनांदगांव में अराजकता फैलाने का प्रयास हो रहा है, पर राजनांदगांव की जनता, राजनांदगांव जो हमारी संस्कार धानी है, राजनांदगांव के लोग बहुत समझदार हैं। इस तरह की कुटिल राजनीति में नहीं फंसेंगे। राजनांदगांव के लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ अडिग होकर खड़े हैं और राजनांदगांव में सब हथकंडों को दरकिनार करते हुए कमल का बटन दबाकर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए योगदान करेंगे। आज राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के हमारे पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संतोष पांडे जी का नॉमिनेशन फाइल किए हैं और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के एसोसिएट अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारी सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी और पार्टी के बहुत वरिष्ठ जन की उपस्थिति में नॉमिनेशन फाइल किए हैं और आदरणीय संतोष पांडे जी आने वाला चुनाव को प्रचंड मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनांदगांव सीट में जहां बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राजनांदगांव की जनता कांग्रेस के साथ है। बीजेपी राजनांदगांव से हार रही है, इसीलिए सारे नेता राजनांदगांव में जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल भी राजनांदगांव से अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी राजनांदगांव से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का जो प्रतिशत भूपेश बघेल जी को मिल रहा है, कांग्रेस के प्रति जो जनता का उत्साह है, उम्मीद है, विश्वास बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीका से राजनांदगांव की लोकसभा सीट में चुनाव हार रही है। इसलिए भाजपा के सारे नेता जी तोड़ वहां पे जा रहे हैं और जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन असफल रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव हो रहा है। प्रथम बस्तर में और द्वितीय चरण में महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव और तृतीय चरण में फिर 7 लोकसभा हमारे छत्तीसगढ़ के जो बचे हैं उसमें मतदान होंगे। तो आज मैंने भी नामांकन भरा है। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में काफ़ी उत्साह है लोगों में और सभी ब्लॉकों का दौरा हो चुका है। सभी विधानसभा हम लोग जा चुके हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। आम किसान, मजदूर, आदिवासी, हमारे अनुसूचित जाति के लोग, महिलाएं सब आतुर हैं। 26 तारीख का इंतजार सब कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है सबका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस का पूरा फोकस राजनांदगांव सीट पर लगा हुआ है। अब देखना होगा कि आखिर राजनांदगांव की जनता को रिझाने में कौन सफल हो पाता है। कैमरामैन अखिलेश पंवार के साथ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ राजनांदगांव का रण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, लोकसभा चुनाव की बिसात में अब सबकी नजर राजनांदगांव लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। राजनांदगांव में दोनों ही प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बस्तर की तरह राजनांदगांव में भी दोनों ही पार्टियों ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। इस लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे के बीच सीधा मुकाबला है। अब ऐसे में दोनों ही राजनीतिक पार्टी पूरा जोर इस सीट पर लगाती हुई नजर आ रही है। इस सीट के नतीजे ही छत्तीसगढ़ में नया माइलस्टोन तय कर सकते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। उससे पहले गुहार के पॉइंट जान लेते हैं। कौन जीतेगा राजनांदगांव का चुनावी रण? भाजपा के चक्रव्यूह में फंस तो नहीं गए कहीं भूपेश बघेल? राजनांदगांव की बाजी जीते और तो और बढ़ेगा क्या भूपेश का कद? राजनांदगांव में चलेगा मोदी मैजिक या फिर कका के काम?
तो राजनांदगांव में महामुकाबला दोनों ही पार्टियों का देखने को मिलेगा। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमानों से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा से पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। निशिकांत पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी पांडे जी राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सबसे पहले अंशुल जी आपके ही पास में आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से राजनांदगांव की अगर हम बात करें, आज इसी सीट को लेकर हम एनालिसिस कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि पूरी कमान, पूरा फोकस आपका राजनांदगांव में देखने को मिल रहा है? और दूसरी बात यह भी कि कहीं चक्रव्यूह में फंसते हुए तो भूपेश बघेल नजर नहीं आ रहे, क्योंकि दुर्ग की जगह इस बार राजनांदगांव की कमान उनको आपने सौंप दी है। और दूसरी ओर जहां बीजेपी तो तंज कस ही रही है, बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी में भी बयानबाजी का दौर देखने को मिला है। पार्टी में भी कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई नजर आई है। मोहतरमा, न केवल राजनांदगांव बल्कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर कांग्रेस जो है दमदारी के साथ काम करती हुई नजर आ रही है। दमदारी के साथ काम हमें इसलिए करना है, मेहनत हमें इसलिए करना है क्योंकि मेरे देश में बैठा हुआ हुक्मरान जो है वो तानाशाही की सरकार चला रहा है। लोकतंत्र की हर एक दिन नया हत्या करके एक नया आयाम गढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन मेरे भारत की मिट्टी की तासीर लोकतंत्र को जीवित रखने की है, ना कि उसकी हत्या करने की। एक बात है। दूसरी बात, आपने यह कहा कि कहीं आदरणीय भूपेश बघेल जी फंस तो नहीं गए हैं। भूपेश बघेल जी कैसे फंसेंगे? भूपेश बघेल जी सर्वमान्य नेता है। छत्तीसगढ़ को उन्होंने दोनों हाथों से संवारा है और छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जनता ने उन्हें दोनों हाथों से लाड दुलार और प्यार दिया है। तो वह तो कहीं से भी लड़ जाए, सबसे अच्छी सीट से लड़ जाए, सबसे संघर्षमान सीट से भी लड़ जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते विश्वास है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने चहु प्रकार की मुख्य धारा में लोगों को जोड़ने का काम किया है, विकास की धारा को बहाया है, तो वहां वो राजनांदगांव की जनता इस बात को बखूबी समझती है। राजनांदगांव की जनता इस बात को भी समझती है कि बीजेपी के आला कमान के नेताओं को आना और जनता जनार्दन को बरगलाना कहीं ना कहीं ये जरूर इंगित करता है कि संतोष पांडे जी इस बार रिकॉर्ड मतों से हार रहे हैं। तभी तो प्रतिलिपि यह निकल कर आई कि उन्होंने अपने पूर्व जो उनके माननीय सांसद थे उनका टिकट काट के संतोष पांडे जी को क्यों दिया, ये जनता वहां की पूछ रही है। क्यों नहीं आते थे पिछले 5 वर्षों में जब वहां के माननीय सांसद बार बार जिताकर लाए थे, तो क्यों जनता जनार्दन के बीच में खड़े नहीं होते थे? वहां की जनता यह पूछ रही है। धरातलीय स्थिति बहुत सुदृढ़ और सक्षम है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनांदगांव जीतेगा और बीजेपी हारेगी। लेकिन सवाल तो आप पर भी है ना अंशुल जी कि ठीक है, दुर्ग की जगह राजनांदगांव से क्यों इस बार, और भूपेश बघेल ही क्यों? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसका जवाब देना चाहता हूं। मुझे यह लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो बनारस से चुनाव लड़ते हैं, वो तो 80 घाट के बाजू में पैदा हुए होंगे व्यक्ति, उनका तो बहुत पुराना नाता रहा होगा। ये कोई तय नहीं कर सकता कि कोई बाहर का है, कि कोई आंतरिक का है, कि कोई यहाँ का है, कि कोई वहां का है। 125 करोड़ देशवासियों का पूरा अधिकार है मेरे पूरे भारतवर्ष के ऊपर। कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। ये तो सिर्फ राजनीतिक हथकंडे और राजनीतिक चश्मा लगाने की बात होती है, क्योंकि इनके पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है पिछले 10 वर्षों में बचाने के लिए। इन्होंने कुछ नहीं कर दिखाया है। 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार से लेके महिला सशक्तिकरण की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एक शब्द नहीं है, सिर्फ सबूका गढ़ने का काम किया है, मोदी को नेता बनाने का काम किया है और लोकतंत्र को हथियाने का काम किया है। ठीक है निशिकांत जी, देखिए अगर आपकी पार्टी की हम बात कर ले राजनांदगांव में, ठीक है, देखिए दिग्गज चेहरा है भूपेश बघेल जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, तो क्या अभी भी यही मान ले कि मोदी बनाम भूपेश ही ये चुनाव रहने वाला है, जिस तरह से आपका फोकस राजनांदगांव में देखने को मिल रहा है? हालांकि दिग्गज नेता है भूपेश बघेल, कॉन्फिडेंट फिर भी आपका इतना है, तो क्या इतनी आसान ये लड़ाई दिख रही है आपको राजनांदगांव में? खुशी जी, आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये आकलन करना कि वो दिग्गज नेता हैं और उनके भरोसे पे विधानसभा का चुनाव लड़ा गया था कांग्रेस पार्टी के द्वारा, प्रदेश की जनता ने न्याय किया कि जो 5 साल के विनाश का कालखंड इन्होंने लिखा और कोई भी वायदे पूरे नहीं किए, युवा निर्वस्त हो गया, पीएचसी में परिवारवाद के माध्यम से करोड़ों लेके नौकरी देने का काम किया, और जो वायदे इन्होंने किए शराबबंदी को लेके या नियमितीकरण को लेके या बेरोजगारी भत्ता को लेके, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ऐसे कई वायदे थे। तो वो वायदों पे भूपेश दाऊ फेल हो चुके हैं और जनता ने उसको साबित किया हुआ है। अभी हमारे छोटे भाई बड़ी बात कर रहे थे कि बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं। ठीक है, आपके नेता दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन जो राजनांदगांव का चुनाव हो रहा है वो आपको स्पष्ट करता है कि आपके कार्यकर्ता आपके प्रति और आपके नेता कार्यकर्ता के प्रति क्या कहते हैं।
अगर इतना आसान चुनाव होता खुशी जी, तो भूपेश दाऊ अपने कार्यकर्ताओं को स्लीपर सेल अर्थात आतंकवादी नहीं कहते। कार्यकर्ता अपने भूपेश दाऊ को पार्टी द्रोही की बात करने की बात नहीं करते। यहाँ तक भूपेश दाऊ खुद ईवीएम में 384 नॉमिनेशन की बात नहीं करते। ये भय बताता है आपको। खुशी जी, आप बहुत दिन से राजनीति कवर करती होंगी। अगर किसी पार्टी का एक व्यक्ति बागी होकर नॉमिनेशन फॉर्म उठा लेता था तो पूरी पार्टी उसको मनाने में लग जाती थी। आज उम्मीदवार खुद कह रहे 384 फॉर्म उठा लो, क्योंकि हार का टिकट हमारे ऊपर ना फूटे, बाकी 384 लोग बराबर हिस्सेदार रहे। महत्वपूर्ण विषय कि देश में जो लगभग केंद्र सरकार के हितग्राही हैं वो लगभग 65 करोड़ हैं। अब प्रदेश की जनता, और अभी तो परिणाम दिए थे 2023 में, इन्हीं के भरोसे पे ये लोग लड़ रहे थे चुनाव, लेकिन मोदी जी की गारंटी पूरे होने की गारंटी है, उस पर भरोसा किया। उसके बाद आप देखिए महतारी वंदन की बात कर ले, 21 क्विंटल की बात कर ले, 2 वर्ष पुराना बकाया बोनस की बात कर ले, या पीएम आवास के लिए हस्ताक्षर करने की बात कर ले, या फंड एलोकेशन की बात करें, तो हमने जो वादे लगातार किए थे उस पर अक्षरशः कायम है और लगातार उस काम को करते जा रहे। तो देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है कि एक तरफ तो नामदार है, दूसरी तरफ कामदार है, तो कामदार के साथ देश की जनता आगे बढ़ने को तैयार है। और एक महत्वपूर्ण उससे उठाता हूँ कि बहुत बड़ी अगर कांग्रेस पार्टी की बहुत अच्छा स्थिति है तो रायबरेली जो परंपरागत सीट थी, जो 1952 से आज तक गांधी परिवार के पास थी, आज क्यों वहां से रणछोड़ दास बनने की कोशिश की गई, इसका भी जवाब देश की जनता को देना पड़े। दूसरा कि जब नेता लगातार 365 दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ो अभियान चला रहे हैं, कार्यकर्ता है नहीं और जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी ने विश्वास खो दिया है, तो किस बात का दम भर है। अगर इतना ही स्थिति अच्छा होता तो नरेंद्र मोदी जी के मुंड फोड़िया मतलब सर फोड़ने की बात नहीं कहते, मोदी तेरी कब्र खुदेगी की बात नहीं करते। आइए आपको चुनौती देता हूँ, आप हमारे विकास कार्यों पर बात कीजिए ना, हम आपके समझ खड़े होने के तैयार हैं। लेकिन प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अंशुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटूंगी। जी अंशुल जी। आज के 10 वर्ष पूर्व एक इंसान चला हुआ था मोहतरमा, अपने आप को कामदार बोलते बोलते। काम तो बहुत दूर की बात, वो इतना बड़ा नाम बना लेके आ कि काम लगता है बहुत दूर तक अछूता रह गया। काम की बात अगर कहें तो यही आदमी खड़ा हुआ था, यही नेता खड़ा हुआ था जिसने कहा था कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, और उसमें राजनांदगांव के पालने में भी आए होंगे। तो कामदार के तथाकथित कामदार के जनक ये बताते कि कितने रोजगार दे दिए। उन्होंने यह कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो राजनांदगांव के भी नेता उसमें आए होंगे, राजनांदगांव के भी किसान उसमें आए होंगे, उनके पाले में भी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के साथ साथ किसान की किसानियत आई होगी। कितने किसानों की आय दुगनी हो गई, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करा दें। इन्होंने यह कहा था कि 500 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा। मैं समझता हूं मेरे भाजपा के प्रवक्ता के घर में आज 450 से लेकर 500 रुपए का सिलेंडर तो अवश्य जा रहा होगा। इन्होंने तो यह भी कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार भाइयों एवं बहनों मुझे 100 दिन दे दीजिए, मैं देश से महंगाई खत्म कर दूंगा। आज 10 साल हो गए, 100वां दिन ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है कि बस 100वां दिन कब आएगा। 100 रुपए का पेट्रोल डीजल, मेरे को लगता है कि जिस कार में अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हो वहां पे भी 100 रुपए प्रति लीटर का डीजल डलवा रहे होंगे। तो काम करने में और नामदार बनने में बहुत अंतर होता है। छत्तीसगढ़ की जनता इसे बखूबी समझती है। पिछले 5 वर्षों प्रतिक्रिया लूंगी, उससे पहले अश्विनी जी के पास आऊंगी। अश्विनी जी देखिए, फिलहाल की जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, आखिर क्यों चुनाव का जो पूरा फोकस है वो राजनांदगांव पे बनता हुआ नजर आ रहा है। एक तरह से देखें तो पूरा चुनाव राजनांदगांव पे इस बार फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो तमाम दिग्गज नेता चुनावी प्रचार के लिए राजनांदगांव पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने एक दिग्गज नेता को चुनावी रण में वहां से खड़ा किया है, तो आखिर इतना फोकस राजनांदगांव पर ही क्यों? आपको और आपके दर्शकों को भी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को जैसे ही कांग्रेस ने राजनांदगांव से सीट दी, टिकट दिया, तो वैसे ही राजनांदगांव सीट सबसे हॉट हो गई और वहां पर संतोष पांडे जी दोबारा भाजपा से प्रत्याशी हैं और केवल भाजपा ने 2 ही प्रत्याशियों को दोबारा मौका दिया है। बाकी 9 जो पुराने कैंडिडेट्स थे उनकी टिकट काट दी है। उसमें विजय बघेल हुए और संतोष पांडे जी। तो संतोष पांडे जी वर्सेस भूपेश बघेल, तो और भूपेश बघेल हमेशा रायपुर से चुनाव लड़े हैं, कभी भी उन्होंने राजनांदगांव उनके लिए लोकसभा सीट के तौर पर पहली बार। और जब उन्होंने 384 वाली बात कही कि 384 लोग अगर चुनाव कार्यकर्ता लड़ जाएंगे तो बैलेट पेपर से इलेक्शंस हो सकते हैं, तो ये मामला पूरे देश में जाकर के गूंज उठा। और अभी 2 दिन पहले जब चरणदास महंत जी ने वहां से बयान जारी किया
कि लाठी मारो, और लाठी मारने के लिए मोदी जी के सामने कोई आदमी खड़ा हो सकता है तो वो केवल भूपेश बघेल है। तो एक बार फिर राजनांदगांव सीट हॉट सीट के तौर पर सामने आई। लेकिन अगर आप समीकरण को देखेंगे तो समीकरण के तौर पर वहां पर दोनों ही लोग मजबूत हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो भाजपा ने वहां जीती हैं, बाकी 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं। जी ऐश्वर्या जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? जी 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 जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अपनी बात रखिए। तो इस तरह से राजनांदगांव जो सीट है वो दोनों की तरफ से मतलब चाहे आप कांग्रेस के पक्ष में देखें या बीजेपी के पक्ष में देखें, तो दोनों ही वहां की फाइट सबसे टक्कर की मानी जा रही है। अभी ये कहना कि वहां पे कौन जीतेगा मुश्किल है। हालांकि ये परंपरागत सीट रही है बीजेपी की पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से लगातार बीजेपी वहां से जीतती आ रही है। तो ऐसे में और विधानसभा में अभी जीत जो हासिल की है इन्होंने, उसका भी इनके पास कहीं ना कहीं तो वहाँ के कार्यकर्ता जो है वो पूरी तरीके से लबरेज हैं। और भूपेश बघेल जी के साथ एक बाहरी होने का तो है ही, क्योंकि वो दुर्ग से चुनाव लड़ते आए हैं, पाटन से, और लोकसभा लड़ने के लिए वो राजनांदगांव गए। चलिए ठीक है, निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। निशिकांत जी देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं राजनांदगांव पे जीत का आप दावा कर रहे हैं, बल्कि ये कहिए कि क्लीन स्वीप का आप दावा कर रहे हैं। इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। अगर राजनांदगांव की हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं, जब आपको इतना कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से जीत हमारी होगी, तो फिर इतना प्रचार प्रसार क्यों? हम देख पा रहे हैं कि आपके सारे दिग्गज पहुंच रहे हैं। कहीं ये तो नहीं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी रण में है, तो एक डर कहीं ना कहीं बीजेपी को है कि इस बार कहीं ये सीट चली ना जाए। खुशी जी, कोई भय नहीं है, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी चुनाव हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको चुनौती के रूप में देखना चाहिए। और हमारे पास नेता है तो आएंगे, आपके पास नहीं है तो हमारी गलती नहीं है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि राजनांदगांव के बेरोजगार को रोजगार मिलना चाहिए था, तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि भैया 0.1% तो बेरोजगारी दर दिखा रहे थे आप 5 साल से, तो अब राजनांदगांव में बेरोजगार कौन पैदा हुआ? तो यानी कि आप झूठ बोलते हैं, जनता से माफी मांगी। अभी हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता मतलब पत्रकार महोदय बोल रहे थे, देखिए राजनांदगांव का जो चुनाव है वो राजनांदगांव की जनता ही लड़ रही है, और राजनांदगांव की जनता इसको तय कर चुकी है। और मैं आपको अभी से बताता हूँ कि राजनांदगांव का जो लीड होगा भारतीय जनता पार्टी का 2 लाख प्लस होने वाला है। जमानत जब्त होने की स्थिति है, नहीं तो ऐसा कोई उम्मीदवार पूरे देश में नहीं है जो कहे कि 384 नामांकन भर दो। ये भय दर्शाता है, और ये भय जब आला कमान को है तो मतलब वो अमेठी और रायबरेली छोड़ के भाग रहे हैं, तो उनके जो राज्य के नेता हैं वो कैसे हिम्मत करेंगे चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन मैं दूसरे बात पे आता हूँ, देखिए देश की जनता क्या देखना चाहती है? देश का जनता देखना चाहता है सशक्त भारत, विकसित भारत। और जो ये काम हो रहे हैं लगातार, जो हितग्राहियों पे हम बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक संख्या है। चाहे वो शौचालय की बात करो, चाहे आप पीएम आवास की बात करो, आप 14 एम्स को देख लो, लगातार 42 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनने का देख लो आप, तो हर चीजें अपनी व्यवस्था में चल रही है। अभी हमारे मित्र कहते रोजगार डेवलपमेंट नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि 11,11,111 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर भारत है पूरे विश्व में पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत है पूरे विश्व में। तीसरे नंबर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत है मैन्युफैक्चरिंग में। तो क्या ये बिना रोजगार के संभव होगा? लेकिन इनको झूठ फरेब करना है, इनके पास तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि 5 साल का जो विनाश काल खंड था उस पर जनता ने निर्णय ले लिया है। तो अब ये दिखाने क्या जाएंगे? रही बात महंगाई की जो इन्होंने कही, तो 2004 से 2014 के बीच का और 2014 से 2024 के बीच का आप महंगाई दर उठा के देख लो और कंपेयर कर लो। देश की जनता देख रही है कि 5.1% ज्यादा है या डबल डिजिट की महंगाई दर ज्यादा है। तो बात इतनी है कि न इनके पास नेतृत्व करता है, न नेता है, न कार्यकर्ता बचे। झंडा लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। लगातार आज भी देखिए कि पार्टी छोड़ के लोग जा ही रहे हैं और उनपे जो उन्होंने जो पार्टी पे जो अप्रोच आरोप लगाया है कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कंप्लीट अलोकल। ठीक है,
प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अंशुल जी, देखिए जिस तरह से बात कर रहे हैं निशिकांत जी कि उनके पास तो नीति और नेतृत्व दोनों है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं मुद्दाविहीन नजर आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें हमने भी देखी है कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से अपना घोषणा पत्र लाई थी और उसके बाद एक के बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो अपने वादों को पूरा करती हुई भी नजर आ रही है। जिस वादे को आप लेकर तंज कस रहे थे बीजेपी पर, उसके तुरंत बाद बीजेपी ने वो वादा पूरा किया। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुद्दाविहीन कांग्रेस दिखाई देती है। हालांकि इस चीज को अगर हम छोड़े भी तो देखिए विधानसभा चुनाव में भूपेश का भरोसा वर्सेस मोदी मैजिक चला था और एक बार फिर से वही फॉर्मूला आप अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी प्रबुद्ध प्रवक्ता ने कितनी अच्छी अच्छी बातें हमें आपको बता दी। प्रबुद्ध प्रवक्ता ने यही भी आंकड़े बता दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पहले नंबर पे है, मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पे है। प्रबुद्ध प्रवक्ता एक चीज और नहीं बता पाए जो इनके आला कमान के नेता कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच गए हैं, देश की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंच गए हैं। लेकिन प्रबुद्ध प्रवक्ता का दूसरा आंख में पता नहीं कौन सा चश्मा फूट जाता है। प्रबुद्ध प्रवक्ता को यह दिखता है कि 80 करोड़ लोग आज भी लाइन में लग के भोजन के लिए तरस रहे हैं उसी मेरे देश में। प्रबुद्ध प्रवक्ता को यह समझ में नहीं आता है कि हम 5 ट्रिलियन तो अवश्य पहुंच गए, लेकिन भारत का इन्फ्लुएंस रेट कितना है थोड़ा सा ये बता दें। प्रबुद्ध प्रवक्ता को यह नहीं पता है कि देश में अमीरी बहुत बढ़ गई है और गरीबी जो है वो अमीरी से 3 गुना बढ़ गई है। प्रबुद्ध प्रवक्ता को यह नहीं पता चल रहा है कि इनके मोदी के जो पुराने दोस्त हैं वो 600वें नंबर से पहले और दूसरे नंबर पर आ जाते हैं कोरोना काल में। बाकी लोगों को दो समय की दो दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। प्रबुद्ध प्रवक्ता ने एक और कहा कि एक आंकड़ा प्रस्तुत कर बताया कि बेरोजगारी दर में 0.1 हमने प्रदर्शित किया था। तो प्रबुद्ध प्रवक्ता शायद ये भूल जाते हैं कि ये हमने प्रदर्शित नहीं किया था, CIME का डाटा तैयार ये प्रस्तुत हुआ था, क्योंकि इन्फ्लुएंस रेट जो था वो छत्तीसगढ़ का बढ़ता हुआ जा रहा था। प्रबुद्ध प्रवक्ता ने यह जरूर बता दिया कि छत्तीसगढ़ में रोजगार को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने क्या करके दिखाया, लेकिन प्रबुद्ध प्रवक्ता को यह बिल्कुल पता नहीं आया कि मुद्दे तो ये रह चुके हैं कांग्रेस के, देखिए पहले भी रह चुके हैं, विधानसभा चुनाव में भी रह चुके हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति के ऊपर हम नजर डालें, क्या मुद्दा है आपके पास? बहुत अच्छा बात कहा। विधानसभा की स्थिति में प्रबुद्ध प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के तहत और किसान न्याय योजना के तहत किसानों की आय दुगनी करने के तहत मोदी जी ने कितना फायदा कर दिखाया राजनांदगांव की जनता को। इसके ऊपर वो GST वाला दही जम गया उनका, कोई बात नहीं। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। मान्यवर इन्होंने यह कहा कि 5 साल जो भूपेश दाऊ की सरकार चली उसमें आप चुनाव हार गए। महोदय, यह लोकतंत्र है। जो RSS की पतली पतली पुस्तक पढ़ते हैं वो संविधान को नहीं समझते, मैं समझता हूं। क्योंकि इस लोकतंत्र में अगर मजबूत विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर कोई आया है तो वही कांग्रेस आई है। 35 सम्मानीय विधायकों को अगर लेकर आया है जो आपकी नाक, लेकिन अभी तो आपकी मजबूती पर भी सवाल है। अंशुल जी माफ कीजिएगा, लेकिन अभी आपकी मजबूती पर भी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह से स्थिति देख रही है, लगातार हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा नेता, माफ कीजिएगा, कार्यकर्ता ऐसे जो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि देखिए राजनांदगांव सीट की यह बात हो रही है, भूपेश बघेल दुर्ग की जगह राजनांदगांव से सीट पर उतरे और इसी को लेकर आपकी पार्टी में भी अनबन, भितरकला तो लगातार देखी जा रही है, भितरघात के मामले सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले आपकी टीम से बयान आते हैं, बी टीम, स्लीपर सेल जैसे। वही मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपके जाने के बारे में बता देता हूं कि आना जाना तो ताना बाना चलता रहता है। कई लोग गए हैं और कई लोग आए भी हैं, इस बात को आपको दूसरे चश्मे से देखना होगा। और दूसरी बात कि संघर्ष के समय गुलों के साथ उड़न दस्ता करने की हुमाकत नहीं होती मोहतरमा, और राहुल गांधी के साथ चले उसकी इतनी शक्ति नहीं होती मोहतरमा। क्योंकि समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है। प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं, ठीक है, निशिकांत जी की एक प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, समय की कमी है, उसके बाद में ठीक है निशिकांत जी अपनी छोटी सी बात रख दीजिए, उसके बाद अश्विनी जी के पास लौटूंगी, समय की कमी है। देखिए खुशी जी, जो हमारे मित्र कह रहे हैं वो छोटे भाई कह रहे हैं कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। जितना छत्तीसगढ़ में विपक्ष को संख्या मिला है, कम से कम उतनी संख्या लेके विपक्ष दिल्ली में बैठे हमारे सामने। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष की नेता जीत किया है, लेकिन टिकट मिला हुआ पार्टी छोड़ के, टिकट छोड़ के बाहर हो जाता है, असंभव जैसा दिखता है। जब आपके सबसे बड़ी नेत्री अगर चुनाव लड़ने से मना करके राज्यसभा के माध्यम से सदन पहुंचना चाहती है, जब आपका परंपरागत अमेठी छोड़ के कहां वायनाड पहुंच जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके जो कार्यकर्ता है और नेता है उनके बीच में अविश्वास की बात हो जाती है। और ये विश्वास की जो कमी है ना, यही देश की जनता के बीच में जा रहा है कि प्रदेश की जनता ये सोच रही है कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं है, जो व्यक्ति क्योंकि समय की कमी है, इसलिए अश्विनी जी के पास में लौटूंगी। अश्विनी जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की अग्नि परीक्षा ये होने वाली है? क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी एक तरफ भूपेश का भरोसा था, दूसरी तरफ मोदी मैजिक था। अब राजनांदगांव से हम देख ले, भूपेश बघेल फिर चुनावी रण में है, इधर बीजेपी दमखम लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए ऐसा है, मैंने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुनी और लेकिन उससे बिल्कुल स्पष्ट है
कि राजनांदगांव एक ऐसी सीट है जहां मुद्दों की लड़ाई नहीं है। हाँ। ना तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच कोई मुद्दों की लड़ाई नहीं, चेहरों की लड़ाई। एक तरफ भूपेश बघेल है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और जिस पर संतोष पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है ना, वो दो चेहरों के बीच में है। और इसलिए अब ये देखना होगा कि क्या भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ियावाद जो विधानसभा में उन्होंने चलाया था, और वो क्या लोकसभा में चल पाएगा, क्या उसका मैच। और दूसरी तरफ भाजपा सरकार को आए 3 महीने ही हुए हैं। 3 महीनों में उन्होंने जितनी मोदी की गारंटी दी थी उसमें कई गारंटियां पूरी हो गई। तो एक तरफ विश्वास तो उन्होंने जीत ही लिया है, लेकिन वहीं कांग्रेस ने भी उसकी काट ढूंढी है। इन्होंने जैसे कहते हैं महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देने की जो बात कही, कांग्रेस अब 1 लाख रुपए सालाना देने की बात कह रही है। बिल्कुल अश्विनी जी, कहा जा सकता है कि बड़ी योजना की घोषणा कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी की है। हालांकि फिर से भूपेश बनाम मोदी का मुकाबला राजनांदगांव में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार परिणाम क्या कुछ आते हैं, क्योंकि फिलहाल समय की कमी, इस चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजनांदगांव का रण सज चुका है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चुनावी मैदान में है और ये लड़ाई मुद्दों से ज्यादा चेहरे पर आई है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ परिणाम यहां पर निकलकर सामने आएंगे। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।